Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today in this lecture we are going to study polar coordinates. Polar coordinates के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई जब होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब हम एक्स और वाई को शो करते हैं, किसी भी पॉइंट को एक्स और वाई से शो करते हैं, उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है. फिर एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसमें हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, उसको हम शो करते हैं आर और थीटा से. ठीक है, थीटा जो है वो वाला एंगल है जो कि बना रहा है वो पॉइंट उसके बेस के साथ. जीरो इज नोन एज, या फिर ओरिजिन इज नोन एज पोल. ओरिजिन को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है. अब कन्वर्जन फार्मूला देखते हैं फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है और पोलर कोऑर्डिनेट में जो कन्वर्जन है वो कैसे होती है. ठीक है, पी एक्स वाई इक्वल्स टू पी आर थीटा. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देखेंगे. एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, एंड वाई क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा. अब इन दोनों को जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा. आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से ही है. डिवाइडिंग द इक्वेशंस वी गेट. अब इन इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे. किसको? y और x. y डिवाइडेड बाय x करेंगे तो y और x हो जाएगा. r से कैंसिल हो जाएगा एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? tan थीटा के इक्वल आ जाएगा. These two equations gives the relation between plane polar and plane Cartesian. अब कार्टेशियन प्लेन और पोलर प्लेन के दरमियान का जो रिलेशन है वो इन इक्वेशन से बताया जा रहा है. अब कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3D, मतलब 3 डायमेंशन के लिए. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में कैसे शो होते हैं? एक्स वाई और जेड से शो किए जाते हैं. ठीक है, 3D प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके, और वहाँ पे जो पॉइंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करें? एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3D. आप करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर 3D, तो वो है आर थीटा एंड जेड. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? आर थीटा और जेड से करते हैं. काम सबका सेम है. पोजीशन फाइंड करते हैं किसी भी पार्टिकल का स्पेस में. स्पेस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम 3D स्पेस की बात करें, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, पी आर थीटा जेड हो गया हमारे पास, ये आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. ये आपने याद रखना है कि आर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि आर जो है ना, दैट इज़ द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हमारे पास कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, इसलिए. एंड 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू थीटा, और इट्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई. और ये हमारे पास थीटा की डिस्ट्रक्शन है कि 0 थीटा जो है उसको 0 और 2 पाई के दरमियान में होना चाहिए. अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को किससे शो करते हैं? इसको रो थीटा एंड फाई से शो किया जाता है. ये भी एक उसी काम के लिए है, पोजीशन फाइंड करते हैं किसी भी पार्टिकल का. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो थीटा और फाई से. रो थीटा और फाई से. अब ये आपने याद रखना है कि रो वही आर की तरह है. रो इज़ द डिस्टेंस. ठीक है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. थीटा जो है दैट शुड बी बिटवीन 0 एंड 2 पाई, और जो फाई है ना दैट शुड बी इक्वल, दैट शुड बी इन बिटवीन 0 एंड पाई. ठीक है, थीटा जो है वो 2 पाई के दरमियान होना चाहिए, 0 2 पाई के दरमियान, और फाई जो है वो 0 और पाई के दरमियान होना चाहिए. अब कन्वर्जन फार्मूलाज की तरफ आते हैं. पहले तो हम रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की कन्वर्जन करेंगे कि कैसे करनी है. अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, पहले दोबारा से करवा देती हूँ. यहाँ पे देखें, कन्वर्जन फार्मूला हमने करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी हैव द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी. सबसे पहले तो एक पॉइंट पी लेंगे, सबसे उसका प्रोजेक्शन हम फाइंड करेंगे. किस पे? एक्स वाई प्लेन पे फाइंड करेंगे. ये हमारे पास जो पूरा का पूरा प्लेन है ना, ये वाला, ये सारा का सारा ये एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो सरफेस है पूरी, ये एक्स वाई प्लेन की है. ठीक है, उसकी पोजीशन लिखेंगे. पी डैश से हमने लिख लिया आर थीटा. ठीक है, उसको हमने लिख लिया है. और क्या करेंगे? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इनकी सबकी एंगल्स और सब कुछ लिख लेंगे. नाउ फ्रॉम दैट, अब इस प्रोजेक्शन से हम क्या लेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ. ठीक है, अब हमने इनको चेंज करना है. सबसे पहले आर थीटा जेड गोज टू एक्स
एक्स वाई जेड, मतलब कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, डिस्टेंस और कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल टू जेड। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे? आर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं लिखा, जेड स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं ना, वो हम एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं, जेड का तो इधर कोई काम ही नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई और एक्स एंड जेड इज इक्वल टू जेड। इसमें और कुछ समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान कन्वर्जन कैसे करनी है, वही सिंपल वही मेथड है हमारे पास। पहले क्या है, हमारे पास एक पॉइंट पी है, उसकी हमने क्या करनी है, प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम उस पॉइंट पी की प्रोजेक्शन करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे उसकी प्रोजेक्शन करेंगे और रिलेशंस फाइंड करेंगे प्लेन पोलर टू स्फेरिकल के दरमियान में, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन जाएंगे, टू राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। इसकी प्रोजेक्शन हमने ऐसे किए हुए, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल जब हम सबसे पहले चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो साइन फाई, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा, जेड इज इक्वल टू रो कॉस फाई। ये आपने याद रखने हैं। रो क्या है, रो डिस्टेंस है, ठीक है, आर भी डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा, नाउ फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी विल सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ रो एंड फाई। अब इन इक्वेशन से रो और फाई को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा आर और जेड। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो थीटा जो है ना वो हमेशा इक्वल रहता है थीटा के। ये एमसीक्यू में आ सकता है। आगे चलते हैं, आप कह रहे हैं कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का जो कन्वर्जन है वो हमने देखनी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल टू जेड। इसके अलावा हम स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर को मिलाना है। तो आर रो साइन फाई थीटा इक्वल टू थीटा एंड जेड इज इक्वल टू रो कॉस फाई। अब क्या कर लेना है हमने, अगले स्टेप में ये जो आर की वैल्यू है, ये जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पे आर लिखेंगे और जेड की वैल्यू हम जेड की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके देखें अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड जेड, वो तो हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें, ये रो साइन फाई कॉस थीटा हो गया होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, प्लस वाई स्क्वायर की जगह जो हमने वैल्यूज यहाँ पे आर की जगह पुट कर दी तो वो वाई स्क्वायर बन गया, रो साइन फाई साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस रो कॉस फाई होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम स्क्वायर्स को ओपन करेंगे ना तो हमारे पास आएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह सारा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरी की पूरी इक्वेशन में से रो स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अगर देखें तो ये देखें, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर फाइव आएगा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर फाइव आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम ये साइन स्क्वायर फाइव को भी कॉमन ले लेंगे। देखें, कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा यहाँ हमारे पास और यहाँ हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। आगे जब जाएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर फाइव रह गया और प्लस कॉस स्क्वायर फाइव रह गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 1 के। क्या रह गया हमारे पास, रो स्क्वायर रह गया। अब रो स्क्वायर हमें सिर्फ रो चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो रो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू वाई और एक्स, ये तो आपको पता है, एंड कॉस फाई इज इक्वल टू जेड। और अच्छा, ये जेड और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया, हमारे पास ऊपर जो फार्मूला था ना वो था जेड ओवर रो, ठीक है, जेड और रो बन गया था। अब जेड और रो जो बन गया था, अब
जेड और रो जो बन गया था हमारे पास, उसकी जगह हमने जेड की जगह जेड लिख लिया और रो की जगह हमने रो का जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला है वो लिख लिया, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन से हमारे पास आया था जेड और रो, उसमें हमने रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा, कॉन्स्टेंट सर्फेसेस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? द सर्फेसेस represent the surfaces by equation of the form x is equals to x naught, y equals to y naught and z is equals to z naught। या मैंने आपको बताया था जब x naught होगा तो प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन होगा। जब वाई नॉट होगा तो प्लेन कौन सा होगा? एक्स जेड प्लेन होगा। और जब जेड नॉट होगा तो प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन होगा, क्योंकि एक्स नॉट में एक्स जीरो होगा, वाई नॉट में वाई जीरो होगा और जेड नॉट में जेड जीरो होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है, एक्स नॉट है, ये पॉइंट है जेड नॉट है और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बने हुए हैं, ये वाई नॉट है। अच्छा, आगे चलते हैं। कांस्टेंट सरफेस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर जो है दैट इज इक्वल टू आर नॉट, ये एक राइट एंगल सिलेंडर है। आपने इसमें ये याद रखना है कि आर जो है उसकी वैल्यू आर नॉट जेड अनरिस्ट्रिक्टेड होता है इसमें, ठीक है। जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू टू पाई। ये आपने याद रखना है कि पाई की वैल्यू जो है वो जीरो और टू पाई के दरमियान होगी, ठीक है। थीटा, जब थीटा नॉट के इक्वल होगा तो वो हाफ प्लेन आ जाएगा अटैच अलॉन्ग द जेड एक्सिस, जो कि जेड एक्सिस से अटैच्ड रहेगा। Z is unrestricted and R is greater than or equal to 0। मैंने आपको बताया है कि ये क्यों greater than or equal to 0 होगा, ठीक है। Z is equal to Z naught is a horizontal plane. This surface Z has a value of Z0 but R and theta are unrestricted, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? R and theta, जब Z naught होगा तो हमारे पास R और theta unrestricted होंगे। सिंपल सी बात है, दोबारा से बता देती हूँ। जब R जो है R naught के इक्वल होगा तो थीटा और थीटा जो है उसकी वैल्यू ये आएगी, जीरो और टू पाई के दरमियान होंगे और जेड जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। जब थीटा थीटा नॉट के इक्वल होगा तो हमारे पास आर जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड, आर जो है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना होगा और जेड जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जब जेड जेड नॉट के इक्वल होगा तो वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा और यहाँ पे सरफेस जेड जो है उसका उसकी वैल्यू जेड नॉट होगी और आर और थीटा जो है ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, ठीक हो गया। जैसे ऊपर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है उसी हिसाब का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रो इज इक्वल टू रो नॉट। जब रो नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम पी, डिस्टेंस रो फ्रॉम ओरिजिन रो इज रो नॉट, ठीक है। अज्यूमिंग रो नॉट बी नॉन नेगेटिव। अब थीटा नॉट जो है वो थीटा इज इक्वल थीटा नॉट हाफ प्लेन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जो है अटैच अलोंग द जेड एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा नॉट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू फाई नॉट जो है इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, ओरिजिन जो कि ओरिजिन के साथ एक नॉट का, ठीक है, विद द पॉजिटिव जेड एक्सिस डिपेंडिंग ऑन वेदर जीरो इज लेस देन इक्वल टू फाई। अब ये मैंने आपको बताया था कि या तो इसको लेस देन इक्वल टू पाई टू होना चाहिए या फिर पाई के दरमियान होना चाहिए इसको। अगर पाई नॉट हमारे पास पाई बाय टू के इक्वल हो गया तो कोन जो है वो फ्लैट हो जाएगा और सरफेस जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ जाएगी, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या करना है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स नेविगेशन के लिए यूज हो सकता है। तो ये कहते हैं कि spherical coordinates are related to longitude and latitude coordinates used in the navigation। longitude और latitude के जो coordinates हैं ना नेविगेशन में, मतलब जो रूट्स हम फाइंड करते हैं, पोजीशन फाइंड करने हैं, उसमें यूज हो सकता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अर्थ को कंसिडर करते हैं एक स्फेयर, क्योंकि अर्थ भी एक स्फेयर की तरह है। सपोज करें हम, तो अर्थ का सेंटर क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। पॉजिटिव जेड एक्सिस पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, जो जेड एक्सिस है वो किससे पास करेगा? नॉर्थ पोल से। एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द प्राइम मेरिडियन, एक्स एक्सिस जो है वो प्राइम मेरिडियन से पास करेगा। अब हम अर्थ को कंसिडर करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर तो वो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे दरिया है, कहीं पे फ्लैट है, ठीक है। लेकिन हम कंसिडर करें तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा? 4000 माइल्स। देन ईच पॉइंट हैज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉर्म 4000 थीटा एंड फाई, where theta and phi where phi and theta determine the latitude and longitude of the point। phi और theta हमारे पास latitude और longitude को बताएगा, ठीक है। longitude जो है वो डिग्री ईस्ट और वेस्ट में ऑफ प्राइम मेरिडियन में स्पेसिफाई होगा। latitude जो है वो डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में स्पेसिफाई होगा, ठीक है।
अच्छा, डोमेन को देख लेते हैं। इन अबाउट फंक्शन में जो भी वैल्यूज़ हम डालते हैं उसको डोमेन कहा जाता है, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल होती हैं, जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। अब रेंज किसको कहते हैं? रेंज वो सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम एक नंबर डोमेन से कोई वैल्यू फंक्शन में डालते हैं और उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रेंज कहलाता है, उसको रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। जब रेंज ऑफ द फंक्शन जो है सारे के सारे रियल नंबर्स उसमें आएंगे ना, ठीक है, तो उसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। नेचुरल डोमेन फंक्शंस है कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द फॉर्मूला हैज नो डिवीजन। जब डिवीजन बाय जीरो नहीं होगा ना, जब डिवीजन बाय जीरो नहीं होगा, ठीक है, 1/0 है या 1/x है, तो हमारे पास फंक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। जब 1/0 नहीं होगा तो इन्फिनिटी में नहीं जाएगा, अगर इन्फिनिटी में नहीं जाएगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगी, इसलिए उसको नेचुरल डोमेन कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक फंक्शन है √y-x²। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, x अंडर रूट का जो फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए वो नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए नहीं होता, उसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है कि y को x² से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं ये y से ये वो हैं जहाँ पे x जो है y जो है वो x से ग्रेटर है, और ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो जहाँ पे x जो है वो y से ग्रेटर है, मतलब वो पैराबोला से बाहर हुई हुई है, आउट है। रेंज क्या है उसका? 0 to ∞। आप जीरो के साथ क्लोज ब्रैकेट है, क्यों? क्योंकि जीरो से नीचे वो जा ही नहीं सकता, और ऊपर इन्फिनिटी कितनी भी हो तो वो जा सकता है। अच्छा, फंक्शन है 1 और xy, तो इसका डोमेन सारे के सारे नंबर्स हैं, लेकिन x और y एक्सिस को छोड़ के, क्योंकि x और y एक्सिस पे हमारे पास 0 0 आएगा और फिर हमारे पास ये 1/0 की फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आई वुड बी ग्लैड टू आंसर यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एंड सी यू देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।